बट एक बार बताओ, ये सुधार हो क्यों नहीं रहा? हर बार पेपर लीक होता है। इन्होंने कहा जी हमने गाड़ी में 5G GPS लगाए थे और ट्रैक कर रहे थे। तो गाड़ी चल रही है, ये ट्रैक कर रहे हो ना। गाड़ी के अंदर में कोई बैठ करके किसी सील को खोल करके फोटो लेकर के कहीं भेज दिया, इसकी कहाँ ट्रैकिंग की आपने? अगर कोई व्यक्ति या कोई पेपर लीक कर रहा है तो मात्र 2 साल की सजा। होता क्या है कि थोड़ी सी जांच शुरुआत होती है, फिर उसके बाद में जैक लगाया जाता है, फिर उसके बाद में बाहर आ जाते हैं। देखते हैं तो लगता है भरोसा बचता है सिस्टम के ऊपर। देख करके ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सरकार का ध्यान चुनाव में है और राज्य को जीतने में है। 5 साल में कितने पेपर लीक देख चुके हो आप? बहुत सारे, सैकड़ों के करीब में। को लगता है कि ये कभी सुधर सकता है कि पेपर लीक ना हो? क्योंकि इससे बड़ा तो कोई क्राइम ही नहीं है ना। फिर एसएससी ने तो अपनी तानाशाही ऐसी ही कर दी है, ठीक है, कि भैया तुम लड़ते रहो जा करके कोर्ट में, हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे सीधा, लोग नौकरी करेंगे और बाद में सब भूल जाएंगे। और शिक्षा मंत्री तो कह रहे थे बिहार के कि एजुटेशन की जरूरत क्या है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? नारी बंधन तो हो ही रहा है। उनसे ये भी पूछे कि अपने बच्चों को वो क्यों पढ़ा रहे हैं। गुजरात में बीते सालों में बहुत सारे पेपर लीक हुए, तो जिसके लिए गुजरात मॉडल बताया गया वो मॉडल भी पेपर में फेल है। तमाम जगहों पे जो पेपर हो रहे हैं वो फेल है, लीक हो रहे हैं। तो अब बच्चे पढ़ें, परीक्षा की तैयारी करें, कोर्ट में वकील करें, टीचर को फीस दें कि वो सड़कों पे लाठी खाने के लिए हल्दी प्याज मलें, करें क्या? कहीं पर किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि एक मंशा दिखती हो आयोग की या फिर सरकार की कि इस भर्ती को पूरे तरीके से सही से कराना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप लोग इतना मुखर होकर बोलते हैं तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर आता है, टीचरों के ऊपर प्रेशर आता है कि मत बोलो, शांत रहो, तुम्हारी कोचिंग है? पूर्ण रूप से आता है। अभी मेरे ऊपर में 2.5 करोड़ का डिफेमेशन का केस भी हुआ है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, भैया हमारे छोटे भाई का पहला अटेम्प्ट था और वो खुश था, उसने मिलान किया, उसका 680 अंक आ रहा था, कोटा में सारे टीचर से मिलकर घर आ गया, बहुत खुश था, मगर आज 1 बजे पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया। तब से सिर्फ रो ही रहा है। वो रोएगा ही, क्योंकि उसकी मेहनत और उसके ऊपर में तमाचा है। बात ये नहीं है वहां पर कि कैंसिल हो गया तो चलो दोबारा मौका मिल जाएगा पेपर देने के लिए। हर दिन हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। लेकिन बच्चे क्या रिएक्ट करते हैं जब कोई पेपर लीक होता है? आपका तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। बच्चों का धीरे धीरे ना सर विश्वास उठता जा रहा है। एसएससी में पिछले साल तक तैयारी करने वाले जितने छात्र थे लगभग इस बार उसके आधे हो गए। राजनीतिक दल के लोग कहते हैं ये खतरे में है, वो खतरे में है, लेकिन नीट का पेपर कैंसिल होने के बाद अब दोबारा परीक्षा होगी तो पता चलता है कि इस देश के बच्चे खतरे में हैं। वो बच्चे जो सालों तक एकदम टकटकी लगा करके तैयारी करते हैं। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे जो पेपर दिए, जो अपीयर हुए, तैयारी करने वालों को छोड़ दीजिए, जब पेपर कैंसिल हो जाता है तो उनके ऊपर आघात होता है। और हमने कहा कि हम किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे मुद्दे पे बात करेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है ही नहीं कोई। हो सकता है लोगों को किसी और चीज़ पे बात करनी हो, ये दिखाएं वो दिखाएं, नहीं, ये इससे बड़ा इशू कुछ है नहीं। और इसीलिए न्यूज़ पिंच लगातार तमाम उन टीचर्स को बुला रहा है, उनसे बात कर रहा है जो बच्चों की आवाज़ बनते हैं, जो मुखर होते हैं, जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं। हमने देखा बीते दिनों जो आंदोलन करते हैं, जो लड़ते हैं, सड़कों पर आते हैं, ताकि क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं, 12th का 11th का पास बच्चा आंदोलन नहीं कर सकता है, वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता सरकार पे। लेकिन जो लोग पेपर लीक माफिया हैं, आगे से ऐसा ना हो, उनको सज़ा हो, इस वजह से हम उन टीचर्स को बुला रहे हैं। वो अपनी बात रखेंगे ताकि सरकार के, सिस्टम के अधिकारियों के कानों पे जूं होंगे। ऐसे ही बहुत ही मुखर और बहुत ही कमाल के टीचर आदित्य रंजन सर हैं, स्वागत है सर। धन्यवाद सर यहाँ बुलाने के। एक और पेपर लीक हो गया, हमने देखा कि आप लोग एसएससी के पेपर में बहुत मेहनत की, आप लोगों ने बहुत हर तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी। अब जब ये एक पेपर लीक हो, वो भी राष्ट्रीय स्तर का, देखते हैं तो लगता है भरोसा बचता है सिस्टम के ऊपर। देख करके ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सरकार का ध्यान चुनाव में है और राज्य को जीतने में है, लेकिन वो यहाँ पर लोगों के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे जो एकदम प्यारे प्यारे हैं, जिनकी अभी सही से उम्र भी नहीं हुई है, ठीक है, कुछ सोचने समझने की, जैसे कि आपने बताया कि मोटे मोटे चश्मे पहन करके वो कोटा में आपने देखा तैयारी करते हुए उनको, ठीक है, वैसे बच्चों का एक सपना होता है कि अपनी मेहनत के दम पर हम एक बढ़िया सा कॉलेज प्राप्त कर पाएंगे और हम वो सपना पूरा कर पाएंगे, जो डॉक्टर में बनना है वो बन पाएंगे। ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की जब चीज़ें होती है तो उनके सपनों को ना सिर्फ रौंदा जाता है बल्कि बढ़िया तरीके से कुचल करके ख़त्म कर दिया जाता है कि आगे वो किसी चीज़ की और हिम्मत ना कर पाए। तो जितना ध्यान बाकी राज्यों को जीतने में है, जितना ध्यान वहाँ पर अपना फतेह करने में है, अपना झंडा लहराने में, मुझे लगता है कि उससे कई गुना ज़्यादा ध्यान इस आने वाली पीढ़ी पर अगर सरकार दे तो शायद ये चीज़ें कभी ना हो। सर आप कितने साल से पढ़ा रहे हो? मुझे लगभग 5 साल हो गए। 5 साल। 5 साल में कितने पेपर लीक देख चुके हो आप? बहुत सारे, सैकड़ों के करीब में। मुझे तो लगता है कि आप ये पूछिए कि बिहार में कौन ऐसा पेपर हुआ है जो सही से हो गया है। लगभग सारे के सारे पेपर लीक ही हो रहे हैं।
इसके अलावा अगर हम एनटीए को भी देखें तो 2024 में भी उसके ऊपर में मामला उठा था पेपर लीक का। 2025 में उन्होंने इतना टफ क्वेश्चन सेट कर दिया कि मतलब वो टीचर्स या बाकी किसी के सॉल्व करने वाली बात ही नहीं थी, तो उस तरीके से उन्होंने मामला शांत कर दिया। और 26 में तो अभी आपने देखा है कि खुद ही पेपर कैंसिल कर दिया। आप लोग को कभी ऐसे आपस में जब चर्चा करते हो तो ऐसा चर्चा करते हो कि यार चांद पर जाने की बातें हो रही हैं, मंगल पे इंसान बसाने की बातें हो रही हैं, हमारे देश के तमाम राज्यों में पेपर ढंग से नहीं हो पाते। मतलब मैं खुद देखा हूँ, मैं प्रयागराज का हूँ, मैं देखा हूँ कैसे प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं। मेरे दोस्त यार तैयारी करते थे, पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा किसी भर्ती का, सालों तक इंतज़ार करो, भर्ती आ गई तो पेपर बहुत देर में होगा, रिटर्न हो गया तो इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ कि जिसमें फिजिकल होता है फिजिकल देर से हो रहा है, फिर आ गया तो फिर पता लगा उसमें मुकदमा हो जाता है, फिर वो जाएगा सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी आप देखेंगे यूपी के कई मामले चल रहे हैं, बिहार में भी आपने बताया। तो आप लोग को लगता है कि ये कभी सुधर सकता है कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई क्राइम ही नहीं है ना। फिर आज के समय अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है उसका एकमात्र उसके पास में एक ही हथियार है मुख्य धारा में आने का, और वहाँ के बच्चों का है कि वो सरकारी नौकरी, क्योंकि वो एक बहुत ही कम पैसे के अंदर में तैयारी हो पाती है और अच्छे पद पर आप जा पाते हैं जहाँ से कई पीढ़ियों को आप आगे लेके जा सकते हैं। अब ये सरकारी नौकरी के भी कई सारे पैमाने हैं, कुछ केंद्र की भर्ती हैं, कुछ राज्य की भर्ती हैं। केंद्र में अगर हम बात करें तो एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, और स्टेट में अगर हम बात करें तो जैसे आपने बिहार में कहा, यूपी में कहा, सारी भर्तियाँ हो गई। जब हम इन सभी भर्तियों में देखेंगे ना तो ऐसी कोई भी भर्ती मुझे ऐसी नहीं मिलती है जो एकदम स्पष्ट तरीके से सारा का सारा पेपर करा पाए। और नॉर्मली इनमें जो तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं वो एसएससी की भी फॉर्म भरते हैं तो रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं। अब जब सरकार को ये बात पता है कि ना सिर्फ इससे केंद्र परेशान है बल्कि राज्य की सरकार भी परेशान है, सारे एग्जाम्स जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको इसके ऊपर में सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से और बेहतर परीक्षा को करा पाएँ। लेकिन उसका सॉल्यूशन वो क्या ढूंढते हैं कि बच्चा कोर्ट में जाएगा, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, उससे बेहतर है रोजगार मेला लगाओ और फटाफट सबकी ज्वाइनिंग पकड़ाओ, बाद में हम अपना कोर्ट में देखते रहेंगे। एसएससी ने तो अपनी तानाशाही ऐसी कर दी है, ठीक है, कि भैया तुम लड़ते रहो जा करके कोर्ट में, हमको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे सीधा, लोग नौकरी करेंगे और बाद में सब भूल जाएंगे। ये आलम अभी एसएससी के अंदर में भी हो रखा है। ऐसे अगर बाकी परीक्षाओं की बात करें तो बिहार में अगर आप जाकर के बिहार एसएससी का देखें तो जैसे चुनाव आता है वैसे उनकी वैकेंसी बढ़ाने की बात हो जाती है, एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया जाता है, फिर उसके बाद में थोड़े से फीस और कम कर दिए जाते हैं और लॉलीपॉप दे दिया जाता है। आज के समय अगर खाली उसके नोटिफिकेशन को आप जाके इकट्ठा करेंगे ना तो एक मोटा सा फाइल बन जाएगा। पिछले लगभग 2 से 3 सालों के अंदर में 40 से ज़्यादा नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 1.5 साल 2-2 साल तक लोगों को फॉर्म भरने का समय दिया जा रहा है। ये कहाँ पर ऐसा होता है? कौन सा पूरे विश्व का लोग आकर के उसको फॉर्म भर रहा है? छोटा सा एक राज्य है, वहाँ सीमित जनसंख्या है, सीमित से लोग हैं वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, लेकिन हर चीज़ में उसको और लंबा प्रक्रिया करते जा रहे हैं। तो कहीं पर किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि एक मंशा दिखती हो आयोग की या फिर सरकार की कि इस भर्ती को पूरे तरीके से सही से कराना चाहते हैं। और अभी ये लॉलीपॉप पटना की सड़कों पे भी बट रहा था, दौड़ा दौड़ा के दे रहे थे टीआरई 4 वालों को। आप पेपर सही तरीके से करा नहीं सकते, और उसके बाद में अगर जो व्यक्ति अपने हक के लिए जाता है आवाज़ उठाने, हक के लिए जाता है वहाँ पर बात करने, और वहाँ पर जाने के बाद में आप क्या करते हैं तो बढ़िया तरीके से लाठीचार्ज आप करते हैं। और देखिए जो पुरुष व्यक्ति है, मतलब जो एक मेल कांस्टेबल है, वो लड़कियों पर भी लाठी चार्ज कर रहा है, दौड़ा दौड़ा करके मार रहा है। एक तरफ हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, एक तरफ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ में जब उस बेटी के साथ में गलत हो रहा है, जब वो दिन रात मेहनत कर रही है, अपने घर वालों से लड़ करके, झगड़ करके, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, ठीक है, कई सारी चीज़ें कि ठीक है घर की चीज़ों पर ध्यान ना देके मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, आए दिन वो सपने के साथ में लड़ रही है, और जब उस पेपर में गलत हो रहा है, जब उसके बाद में वहाँ एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है, वो अपने हक के लिए अपने सरकार से वहाँ जा करके बोलती है, और सरकार भी आश्वासन देती है। आजकल तो नया ट्रेंड चला है कि हमको मामा बोलो, हमको भैया बोलो, हमको ये बोलो, और जब वो उसी आधार पर अपने मामा भैया चाचा से जब वो बात करने जाती है, वो आवाज़ उठाने जाती है, तो वही मामा भैया चाचा जो है अपने अधिकारियों को भेज करके बढ़िया से पिटवा देते हैं कि नहीं नहीं बोलो बस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पब्लिकली आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं। शिक्षा मंत्री तो कह रहे थे बिहार के कि एजिटेशन की जरूरत क्या है। हाँ। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? नारी बंधन तो हो ही रहा है। उनसे ये भी पूछे कि अपने बच्चों को वो क्यों पढ़ा रहे हैं, काहे विदेश में ले जा करके पढ़ाते हैं, यहाँ पर वो भी उनको सेम ज्ञान दें कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है सर, हम अपने लिए है ना बड़ा बेस्ट सोच लेते हैं, लेकिन जब दूसरा यहाँ पर करता है तो उसको फालतू का ज्ञान देते हैं। मतलब ठंडी से बचने का उपाय प्याज का भी हो जाता है, ठीक है, गर्मी से बचने का गर्मी से बचने का जो उपाय है वो प्याज हो जाता है। तो यहाँ शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होगा तो उसके लिए बस यहाँ पर ही उपाय कर दो कि आप सड़क में मत आओ। इन चीज़ों से कह करके आपको भी पता है कि आप बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, और लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं, सब समझ में आ रहा है, तो इससे क्या सुधार हो जाएगा? नहीं होगा वहाँ पे। बट एक बार बताओ, ये सुधार हो क्यों नहीं रहा? हर बार पेपर लीक होता है,
मैं हर बार बच्चों को देखता हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए, हर जगह पे कहीं ना कहीं वो लाठी खा रहे होते हैं। आप जैसे टीचरों को मैंने देखा है कि एसएससी के दौरान तो आप लोगों ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया, कुछ उसका लाभ मिला आप लोगों को? दो चीज़ें हैं सुधार नहीं होने का। एक तो मुझे लगता है कि सरकार की थोड़ी मंशा इसके ऊपर में और क्लियर हो, शिक्षा के ऊपर में और ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि कई सारे स्पीचेस जो हम अपने पीएम के भी सुनते हैं और बाकी लोगों के भी सुनते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये लगता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हमेशा ऐसा महसूस होता है कि बिजनेस वाले सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ऐसा मुझे भी फील होता है, तैयारी कर रहे छात्र को भी होता है। ऐसा लगता है कि यार है ना, ये सरकारी नौकरियाँ धीरे धीरे खत्म करने का कगार पे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो मतलब रेलवे को भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर देना, बाकी एजेंसीज को भी धीरे धीरे प्राइवेट बना देना, तो एक थोड़ा सा ये लगता है कि ठीक है चलो जैसे भी है इसको ख़त्म ही करना है। मतलब ऐसा फीलिंग आती है कि इसको अगर ख़त्म ही करना है तो फिर ज़्यादा ध्यान क्यों देना। और दूसरा जो रहता है इनमें ये कि कड़े कानून नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, कोई पेपर लीक कर रहा है, कोई कहीं पर कर रहा है, तो मात्र 2 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा और छोटा सा एक जुर्माना। और ऐसे में जो व्यक्ति अपराध करता है उसके लिंक ऑलरेडी बड़े बड़े मिनिस्टर या विधायक लोगों से होते हैं। अभी तो एक कानून आया कि इसमें बहुत लंबी सजा होगी और तमाम बातें होंगी, लेकिन इस कानून में कितने लोग पकड़े गए और कितने के ऊपर कार्रवाई हो रही है? आप तो मीडिया से हैं, पत्रकारिता से हैं, आप जा करके उसकी भी जांच करें। होता क्या है कि थोड़ी सी जांच शुरुआत होती है, फिर उसके बाद में जैक लगाया जाता है, फिर उसके बाद में बाहर आ जाते हैं। और हरकत तो वही है, जिस चीज़ से उनकी रोजी रोटी चल रही है, सारा सिस्टम चल रहा है, काम तो वही करेंगे क्योंकि उसके एक्सपर्ट वही हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप लोग इतना मुखर होकर बोलते हैं, तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर आता है, टीचरों के ऊपर प्रेशर आता है कि मत बोलो, शांत रहो, तुम्हारी कोचिंग है? पूर्ण रूप से आता है। अभी मेरे ऊपर में 2.5 करोड़ का डिफेमेशन का केस भी हुआ है, जिसके अंदर में मैं भी इनपैनल्ड हूँ। जब एडिक्विटी के खिलाफ हमने बात कही थी और जब हमने पूरी तरीके से एक्सपोज किया था उनके पेपर के कराने के पैटर्न को लेकर के, कैसे हमने ये बताया था कि वो सेंटर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने आप को, कैसे हमने बताया था कि वो जो होता है पेपर उनका लीक होता है, ठीक है, लैपटॉप से कनेक्ट करके कैसे कोई दूसरा व्यक्ति पेपर दे रहा होता है, और सब चीज़ सिस्टम की व्यवस्था हमने बताई थी कि क्या हालत वहाँ ख़राब है, ठीक है, पेपर की हालत कैसे है, सेंटर कितने कितने दूर पर हैं, वहाँ वाईफाई सही से नहीं चल रहा है, किस तरीके से लोग वहाँ वीडियो बना पा रहे हैं, कितना तोड़-फोड़ वहाँ हो रहा है। ये तमाम तरह की बातें जिससे बच्चे परेशान थे और जो वास्तविकता थी सबूत के साथ हमने रखे थे, तो उसका परिणाम ये मिला कि एक मानहानि का केस होता है, उसके अंदर में काफ़ी सारे लोग होते हैं, उसमें हमें भी सम्मिलित किया जाता है और लगभग 2.5 करोड़ के मानहानि का केस है। अब एक शिक्षक जिसका काम है पढ़ाना, वो पढ़ा रहा है और बच्चों का अगर कहीं ना कोई पेन होता है तो वो हमसे सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। वो हमसे लगता है कि सर आप आवाज़ नहीं उठा रहे, इसका मतलब आप बिजनेस ओरिएंटेड हो, आप तो सिर्फ कोर्स बेचने के टाइम पर आते हो और बाकी समय पर नहीं आते हो। बट हम उसे कैसे बताएं कि हम तो 100 चीज़ करने के लिए तुम्हारे पास तैयार हैं, लेकिन जो सरकार जिसका सबसे ज़्यादा ये मुख्य काम है उसके तरफ से कोई बाधा ना आए तो बेहतर है। आज अब ये बताओ हम पढ़ाएंगे जा करके कोर्ट वकील करके, कोर्ट के अंदर में जो है ये 2.5 करोड़ का डिफेमेशन का और केस बच्चे को तो लगता है कि सर बहुत ताकतवर है, हाँ। सर हमारे लिए बोले और सर बोले तो मुकदमा कर दे। काम करो ना, जिस तरीके से आपको अपनी रैलियों के लिए परमिशन मिल जाते हैं तो बच्चों को उनकी आवाज़ उठाने के लिए परमिशन दे दो ग्राउंड में। सड़क पर क्यों पिटाई हुई? पटना में अगर आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के, आपने कितने धरना स्थल ऐसे बना रखे हैं जहां पर कोई व्यक्ति जाकर के बात कर पाए। गांधी के देश की बात करते हैं जिन्होंने ये कहा था कि सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करेंगे, शांति से अपनी बात उठाएंगे। लेकिन उस समय ये भी देखिए कि गांधी को बोलने की आज़ादी भी मिलती थी, ठीक है, गांधी को बोलने की आज़ादी मिलती थी, सभा करने की आज़ादी मिलती थी, अपनी बातों तक पहुंचाने की आज़ादी मिलती थी। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया उस बात को कवर करता था। पहली बात तो आज कोई बात करने जाओ तो आपको जगह नहीं मिलेगा, कहीं पर किसी तरीके से परमिशन के 100 तरह के ड्रामे हो जाएंगे। एक फंक्शन करने के लिए अगर कोई सरकार की व्यक्ति है उसको फंक्शन करने के लिए तो 100 स्पेस मिल जाते हैं, ठीक है। आपको 2 दिन में कहीं पर कोई सभा करनी है, लाखों लोगों के लिए सब कुछ हो जाएगा और उसमें कोई फायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं 100 तरह का हमारे ऊपर में परमिशन ला दिया जाता है। आपके पास ये नहीं है, नहीं कर सकते, ये नहीं है, नहीं कर सकते, 4 घंटे का स्लॉट है उसी में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कवर करने के लिए मीडिया भी जो आती है, जो बात हम बोलते हैं पता चलता है वो कट हो जाता है और बाकी कुछ अपनी बातें ऐड करके वो चलने लगता है। तो आप कह ही नहीं सकते ना, कैसे आप कहोगे, मुश्किल है बहुत। सर एक बात, जैसे आप एसएससी के बच्चों को, एसआई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जो थोड़ा बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और वो अपने हक की आवाज़ के लिए सड़क पे प्रोटेस्ट भी करते हैं, वो भर्ती के लिए होते हैं। बट ये नीट जैसा एग्ज़ाम जो 10वीं 12वीं पास बच्चे होते हैं, ये क्या करें, इनके पास क्या विकल्प बचता है? इनके पास में बस यही विकल्प छोड़ दिया इन्होंने कि ठीक है हम तो सुधरेंगे नहीं, यहाँ पे तुम ही देख लो। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ये देखो ना कि वो बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अभी तो मतलब आप ऐसे कहो कि अभी थोड़ा थोड़ा वो होश संभाल रहे हैं। सीधा उनको शुरू से एक ही बात दिखाया गया, बेटा क्या बनना है, इंजीनियर या फिर क्या बनना है, डॉक्टर। और उसी चीज़ को सपना मान करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, त्यौहार त्याग दिया, शादी त्याग दी, खुद के ऊपर में ध्यान देना त्याग दिया। कई ऐसे तो बच्चे हैं, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं देखोगे, 16-16, 18-18 घंटे कमरे में बंद करके पढ़ना, ठीक है।
दाल के जगह पर उनको पानी मिल रहा है मेस के अंदर से, वो भी वो तैयार है। दीमक लग चुका है उनके बेड के अंदर में, उस पर तैयार है। महीने महीने तक बेडशीट नहीं बदल रहे हैं, एक ही कपड़े को वो बार बार पहन रहे हैं। ठीक है, मेरा एक मतलब है स्टूडेंट जिसको मैंने अभी देखा है, बिलीव करेंगे आप, 4 दिन तक वो एक ही बनियान पहन करके, और वो रहता है एक तरफ से गंदा होगा दूसरी तरफ से वो बदल देगा। सर क्योंकि समय नहीं है मेरे पास में कुछ और करने के लिए, सिर्फ पढ़ना है। मैं अभी जब आपसे बात करूं तो मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, भैया हमारे छोटे भाई का पहला अटेम्प्ट था और वो खुश था, उसने मिलान किया, उसका 680 अंक आ रहा था, कोटा में सारे टीचर से मिलकर घर आ गया, बहुत खुश था, मगर आज 1 बजे पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तब से सिर्फ रो ही रहा है, वो रोएगा ही, क्योंकि उसकी मेहनत और उसके ऊपर में तमाचा है। एक ईमानदार छात्र, मैंने कहा ना कि जिसने सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार समाज त्यौहार सब कुछ त्याग करके सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम पर भरोसा करके वो तैयारी कर रहा था कि हाँ मेरी मेहनत की जीत मुझे मिलेगी, और अंत में होता क्या है, कुछ नकलची लोग चंद पैसे में पेपर खरीद लेते हैं और उसके बाद में अंत में आता है कि एनटीए ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। बात ये नहीं है वहाँ पर कि कैंसिल हो गया तो चलो दोबारा मौका मिल जाएगा पेपर देने के लिए। हर दिन हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। आप जितनी बेस्ट तैयारी करके जिस मोड पर आप थे, आप देखो कि अगर एक प्लेयर बहुत बढ़िया खेलना जानता है तो सारे मैच में शतक बनाता। जाहिर सी बात है एक दिन भी होता है, तो जिस बच्चे ने तैयारी की उसके ऊपर में सीधा ये तमाचा है, और उसके साथ पूरा पूरा एक विश्वासघात है। हर मैच में तो कोई शतक नहीं बना सकता है, तो आपका हर दिन भी एक जैसा नहीं होता। लोग ज्ञान दे के चले जाएंगे, नॉलेज है तो दे देना दोबारा पेपर, तो आप भी हर बार चुनाव जीत जाओ। अगर ऐसा है तो कोई प्लेयर भी हर बार जाकर के शतक बना दे, नहीं है संभव। बट ऐसा नहीं लगता कि अब ये जो पेपर्स हैं, जो आप इतने सारे लीक्स बता रहे हो मुझे, तो एजेंसियां तो करा नहीं पा रही, तो इस देश में एक ही चीज़ सही हो रही है, चुनाव, और वो चुनाव आयोग करा रहा है, तो पेपर भी चुनाव आयोग ही कराए। हाँ, मुझे लगता है कि इसके ऊपर में जाकर के ज्ञापन हम लोगों को देना चाहिए कि आप अगर बहुत बेहतर तरीके से और निष्पक्ष हैं, नापाक हैं, तो आप ही ये पेपर सारा कंडक्ट करवा लीजिए, ताकि कम से कम बच्चों की जो भर्ती हैं वो पूरी तरीके से हो पाएँ और वो खुश रह पाएँ। जैसे जनता में आप खुश कर देते हैं कि चुनाव बहुत बढ़िया से हो गया, पेपर में भी आप खुश कर दीजिए सबको। एक दिन में करोड़ों लोग वोट डाल लेते हैं, एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है। यहाँ तो एक दिन में 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था इसका नीट का, और लगभग 10,50,000 के करीब में फॉर्म भरा था यूपीएसआई का। यूपीएसआई में जो बवाल हुआ है वो कट ऑफ को लेकर के, वो भी सही तरीके से आप कह लीजिए नहीं हो पाया है, और ये तो पूरा पूरा पेपर ही कैंसिल हो गया। इसमें भी एनटीए से ये बात कहा गया था कि आप नहीं हो तो इसको मल्टीपल शिफ्ट में करवा लीजिए, और संभव नहीं हो तो आप इसको ऑनलाइन करवा लीजिए। एसएससी में 30-35 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और वो ऑनलाइन होता है और मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर नीट के 22 लाख पेपर भरे जा रहे हैं और उनको एक ही दिन में करवाना है। तो आज के समय ना ऑफलाइन पेपर लगभग जहाँ होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। एक सीडीएसई मैंने पेपर देखा है आज तक जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और ऑफलाइन भी होता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में जब क्वेश्चन छप रहे होते हैं, वहाँ पर क्या लगा रहे हो आप? इन्होंने कहा जी हमने गाड़ी में 5G जीपीएस लगाए थे और ट्रैक कर रहे थे। तो गाड़ी चल रही है ये ट्रैक कर रहे हो ना, गाड़ी के अंदर में कोई बैठ करके किसी सील को खोल करके फोटो लेकर के कहीं भेज दिया, इसकी कहाँ ट्रैकिंग की आपने? जैमर आपने लगा दिए, समझ में आता है सेंटर पे। क्या आपने जैमर प्रिंटिंग प्रेस में लगाए थे या आपने बंद कमरे में प्रिंटिंग करवाई थी? ऐसे तो नहीं था वहाँ पर कि ऑटोमेटिक चीज़ें छप रही थी। कोई व्यक्ति होगा, वो पेपर लगा रहा होगा, वो छाप रहा होगा, उसके दिमाग में क्वेश्चंस वहाँ जा रहे होंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो हमारे इस मिंट की तरह है कि मिंट जहाँ पैसा छपता है कि भैया जाते हैं तो सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, और अंदर यहाँ पर आप सीधा जाएंगे, आप देखेंगे और चले आएंगे। तो जिनके साथ भी प्रेस में आपने पेपर छपवाएगा वहाँ पर हाई चांसेस होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो होते हैं वहाँ पर हाई चांसेस होते हैं। कई तरीके हैं। एक सेट का पेपर में पहला वाला पार्ट ऊपर में रख लो, कुछ चीज़ें वहाँ से स्कैन कर लो, दूसरा वाला तो प्रिंटिंग प्रेस हमारी भी बुक छपती हैं और हमें दिखता है वहाँ पर किस तरीके से काम होता है। धड़ 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 पेपर इकट्ठा करके वो लोग कर रहे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज होती है। तो कई तरीके हैं प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक होने के, और इसके ऊपर में काम करना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और कंप्यूटर वाला पेपर भी तो जो है एसएससी वाला तो कंप्यूटर से हुआ, उसमें भी गड़बड़ी हुई। ऑनलाइन वाले में तो पूरी तरीके से, उसमें मैंने पहले ही कहा था इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, दम था ही नहीं इनके सेंटर में। तबेले के पास में जाकर के सेंटर बना दिया, नीचे यहाँ पर जो है तबेला है, ऊपर में सेंटर है, 40 लोगों का पेपर वहाँ हो रहा है। हमने तो सेंटर विजिट किया, हमने देखा वहाँ, बट अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कितनी आवाज़ उठाएं। एक पल के बाद में बच्चा भी ये कहने लगता है कि अरे सर ठीक है पढ़ाना शुरू कर दो, क्या करोगे आप? सर लेकिन बच्चे क्या रिएक्ट करते हैं जब कोई पेपर लीक होता है? आप तो आपका तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, बच्चों का धीरे धीरे है ना सर विश्वास उठता जा रहा है। एसएससी में पिछले साल तक तैयारी करने वाले जितने छात्र थे लगभग इस बार उसके आधे हो गए। जहाँ पर पहले 50% की अटेंडेंस लगती थी, इस बार सिर्फ 30% की अटेंडेंस लगी है। ठीक है, क्योंकि उनका धीरे धीरे सिस्टम से विश्वास उठते जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि यार अब ये पेपर जो हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। इतनी मेहनत करें, इतना जो है 8-8 महीना 10-10 महीना इसमें लगाएं, पैसा लगाएं, सब कुछ लगाएं, और एट द एंड में यहाँ पर जो हमारा तो होना ही नहीं है।
होना उसी का है जिसके पैसे का बोलबाला है, तो क्यों समय दें? इससे बेहतर कोई स्किल सीख लेते हैं, इससे बेहतर कोई प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, अपना बिजनेस कर लेते हैं। और ये मैसेज सरकार के नीतियों के द्वारा या फिर भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में दिया जा रहा है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई चीज़, अगर मान लीजिए पेपर लीक होता है और आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर है, तो आप एक मैसेज लेकर के आओ ना। पहले तो उन लोगों के ऊपर में आप कार्रवाई कराते हो, तो सामने लाओ, सामने ला करके वहां पर दिखाओ कि हाँ भाई ये वो लोग थे, इनके ऊपर हमने ये सजा दी और देखो ये सड़ रहे हैं। बाकी लोगों का भी तो उदाहरण आप दे सकते हैं। बट सर, मैं अक्सर देखता हूँ, आप तो लगातार पढ़ा ही रहे हो, मैं देखता हूँ कि पेपर लीक होता है एक, अगर मान लीजिए 2-4 साल बाद कहीं और लीक हुआ, तो जिस व्यक्ति का नाम उधर रहा होगा वही व्यक्ति उधर मिलेगा, क्योंकि ये पूरा गिरोह है। और जो व्यक्ति के ऊपर में कार्रवाई अभी नीट के ऊपर में हो रही है ना, मैं गारंटी कहता हूँ, आप जाकर के उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, उसके ऊपर में FIR या बाकी चीजें नहीं मिली होंगी, तो आप कहना पॉसिबल ही नहीं है सर। ये बड़ा नेटवर्क है। इसके पीछे अब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा पर्सनल मेरा मानना, आप अपना ओपिनियन दे, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई वोट बैंक नहीं है, ये कोई प्रेशर, स्टूडेंट जो है वो कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं, या कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। इस वजह से सरकारें लगता है हाँ ठीक है, क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, कोई भी सत्ता में रहे, मैं राजस्थान में देखा, इससे पहले कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की आई, अब सीकर में पेपर लीक हुआ, MP में हमने देखा बीजेपी की सरकार है, यूपी में अभी आप देख रहे हैं कि SI भर्ती को लेकर के बड़ा विवाद है, उससे पहले कितने सारे पेपर्स हुए। तो ये वोट बैंक ना होना नुकसान कर रहा है क्या बच्चों? ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि वोट तो जाति धर्म में बट के दिया जाता है। और दूसरा ये भी होता है कि जो इन्फ्लुएंस होता है ना, मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा है, कि जैसे जो लोग पेपर लीक कराते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वहाँ के सत्ताधारी लोगों के साथ में, या कुछ नेता मंत्री जो विपक्ष में भी हैं उनके साथ में लिंक होता है, तो वो इतना डोमिनेट कर जाता है कि बाकी लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको दिख रहा है कि यहाँ 10 लोगों के साथ में अन्याय है, लेकिन एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति बैठा है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर दे रहा है, तो आप उस अन्याय को भूल जाएंगे। एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बैठा है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, वो उस समय कर रहा है जब आपको ज़रूरत है, जो कि है चुनाव। तो इसलिए कई बार उस चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ना कि बाकी लोग चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वहाँ से पैसा इधर है, यहाँ से पैसा इधर है, तो कई चीज़ें तो आप लोग तो बहुत ही असहाय महसूस करते हो कि मतलब टीचिंग इज फ्रस्ट्रेटिंग जॉब लगने लगता होगा। फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, जिस चीज़ को एंटरटेनिंग किया, जिस चीज़ को हमने ऐसा माना कि यार इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आज के समय जब अन्याय होता है और दिखता है और हम आवाज़ भी उठाते हैं, फिर उसके बाद महसूस होता है करे तो करे क्या, ठीक है। क्योंकि जो मतलब स्टूडेंट्स लगता है कि यार सर कुछ करेंगे, और सर जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, हमने बहुत पैसे खर्च किए, हमने वकीलों के ऊपर में खर्च किए, सारी चीज़ें, आज तक मामला कोर्ट में है, पेंडिंग है। अब आप लड़ लो। अब 1 साल के बाद में आज मान लीजिए कि कोर्ट ने कह भी दिया कि जो 2022 में या 23 वाली भर्ती में गड़बड़ी हुई थी, कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि सबकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। अब वैसे केस में अगर आपने उनकी ज्वाइनिंग हटाई, जो लोग नौकरी पे लग गए हैं, आपने उनको रोकने की बात की, तो वो बवाल खड़ा करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका भी समय काफी बर्बाद किया। तो कॉम्पेंसेशन राजस्थान में SI की पेपर, बिल्कुल, कैसे कॉम्पेंसेशन दोगे आप? अच्छा, आपने एक UPSI की बात की, कट ऑफ को लेकर क्या विवाद है? बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं उसको लेकर के। UPSI में लगभग 10.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जो कि 4500 के करीब में जो वैकेंसी थी उसके ऊपर में थी। और ये पेपर 2017 में पहली बार हुआ था, फिर 2021 में, और अब जाकर के 2026 में ये पेपर हुआ है। मतलब हर 4 से 5 साल में वैकेंसी आती है, आप ये मान के चलो, लगभग ये कह लो चुनावी टर्म में एक बार आ जाता है, एक टर्म में एक बार आता है। तो इस बार जब आया था तो लोगों की काफ़ी महत्वाकांक्षाएं थी, और ये भी था कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा जैसे 2017 का आया था। लेकिन पेपर वैसा तो पहले बिल्कुल भी नहीं आया, थोड़ा साधारण पेपर था। लेकिन इतना भी साधारण नहीं था कि जहां पिछली बार 302 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था, इस बार 369 पॉइंट समथिंग गया। मतलब 92% आप लाएंगे तो आप इसके कट ऑफ को क्लियर कर पाए 400 में से। 400 में से। अब आप बताओ 400 नंबर में 370 नंबर के करीब में लेकर के आना कहाँ तक संभव है? कौन व्यक्ति है जो लेकर के आ पाएगा? गणित स्कोरिंग है उसमें आ सकता है, रीजनिंग है उसमें आ सकता है, मूल विधि संविधान में कहाँ से आ जाएगा, GK GS में कहाँ से आ जाएगा? तो इसके 2 प्रश्न खड़े होते हैं, या तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों को या तो अनावश्यक मार्क्स दिए गए हैं, या फिर जो इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो सही नहीं है। जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन लोगों को मिला है वो बिल्कुल उचित नहीं है। हो सकता है किसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दिया गया हो, बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए गए हो, तो इसीलिए बच्चे जो है इसके स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं कि भैया ठीक है, इसमें क्या ही परेशानी है, अगर आपने सही तरीके से किया तो स्कोर कार्ड जारी कर दो। आपने मान लीजिए कहीं पर देखिए चुनाव भी होता है तो पता चलता है ना, जीतने वाले को हमको कितना वोट मिला है और हारने वाले को हमको कितना मिला, तो एक अंतर पता चल जाता है। यहाँ तो बच्चा क्वालिफाई किया, खाली ये बता दे रहे हैं आप, लेकिन कितने नंबर आए आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसा है मतलब सिस्टम, ये कैसे हो पाएगा? काम तो हो ही नहीं पाएगा। और आपने सबसे बड़ी बात आप ये बताओ, जो कट ऑफ आप बनाते हो
ठीक है, वो किसके आधार पे बनाते हो? नंबर के आधार पे। जैसे मान लीजिए 100 लोगों का पेपर हुआ, सबके नंबर मेरे पास में आ गए, मुझे 10 लोगों को लेना है, तो मैं टॉप के 10 लोगों को लूंगा, तो किसके आधार पे लूंगा? नंबर के ही आधार पे। तो जब नंबर के आधार पर आपने चीजें की है, तो वो नंबर को पब्लिक करने में और सिर्फ उस बच्चे को बताने में परेशानी क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है? यही काम एसएससी की भी प्रॉब्लम है। वो जान के ये सारे टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं कि पहले ये लोग कट ऑफ का पूरा हल्ला कर लेंगे, कुछ दिन में शांत हो जाएगा, फिर नॉर्मल नंबर देंगे, और नंबर जब तक देंगे तब तक तो फिजिकल का हम डेट निकाल देंगे, तो लोग भूल चुके होंगे और फिजिकल की तैयारी में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से पूरा एक माइंडसेट बना हुआ है। एसएससी सेम प्रोसेस अपनाती है। टियर 1 में पहले बता देती है कि सेलेक्ट कौन कौन हुआ, तो जो रिजेक्ट हो जाता है वो तैयारी में लग जाता है, और जो सेलेक्ट हो जाता है वो आने वाले मेंस के लिए लग जाता है। फिर मेंस का वो पेपर जब तक कंडक्ट करवा रहे होते हैं, उसी टाइम पर वो क्या करते हैं, स्कोर कार्ड रिलीज कर देते हैं। अब ऐसे केस में बच्चा ये सोचता है यार बवाल खड़ा करें कि चुपचाप मेंस की तैयारी करें, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, थोड़ा सा अगर आम दर्शकों नॉर्मलाइजेशन ऐसा है कि मान लीजिए कि एक पेपर अलग अलग पालियों में होता है। चूंकि क्या है कि 20 लाख बच्चों ने, यूपीएसआई में ही अगर हम बात करें तो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। अब प्रैक्टिकली भारत में इतने सेंटर नहीं है कि 10 लाख बच्चों का एक साथ में पेपर कंडक्ट कराया जा सके। एसएससी में 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। बेशक चाहे 30% लोग ही फॉर्म देने जाए, लेकिन आप सिटिंग तो सबकी रखते हो, कोई नहीं जाए तो वो अलग बात है। तो जैसे अब 30 लाख बच्चों के हिसाब से पूरे भारत में एक बार में पेपर कंडक्ट करवाया ही नहीं जा सकता। मैं जैसे मान करके चलो एक बार में एक दिन में 10,000 पेपर हो सकते हैं, 10,000 बच्चों का ऑनलाइन में हो सकता है, सेंटर ही इतने उपलब्ध नहीं है। तो उसी को 30 लाख को तोड़ तोड़ के, मतलब 20 दिनों तक, 25 दिनों तक, 10 दिनों तक, जिसकी जैसी स्ट्रेंथ होती है उतने में पेपर होता है। तो किसी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ आ जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान आ जाता है। ऐसे केस में जिनका पेपर आसान आया वो तो ज़्यादा नंबर लेकर के आ जाएंगे, और जिनका टफ आया उनके कम नंबर लेकर आएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से डिफरेंस पैदा हो जाता है। उस बच्चे की क्या गलती है जिसका पेपर टफ आया? तैयारी तो वो भी करके गया था। तो इसी को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट होता है। उस फॉर्मूले के अंदर में ये देखा जाता है कि किस शिफ्ट का पेपर का एवरेज स्कोर क्या था। मतलब अगर मान लीजिए आज की शिफ्ट में सबके एवरेज स्कोर 40 आए हैं और कल वाले में सबके 80 आए, तो उसको नॉर्मल करके 60 किया जाता है। एक मतलब ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ शिफ्ट भी मायने रखते हैं, नंबर ऑफ लोग भी मायने रखते हैं, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है वो भी रखता है। तो ये हर किसी का अपना अपना फॉर्मूला है। एसएससी का अपना फॉर्मूला है, रेलवे का अपना ये फॉर्मूला प्रक्रिया है। कितनी पारदर्शी है? ये क्लियर होता है। एसएससी अपना पूरा वेबसाइट पे डाल देती है कि हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले को समझा कैसे जाए ये नहीं बताती है, वो आप खुद से समझ और लो ये तो जैसे बेहतर है। आप कह रहे हैं एसआई वाला रिजल्ट आया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बता दिया जाए कि हाँ इतने नंबर हैं? तो प्रॉब्लम वो सरकार आयोग जाने ना वहां पर, जो राज्य चयन जी, आयोग, बिल्कुल। अधीनस्थ आयोग है वो यूपीपीआरबी जो है हमारा भर्ती बोर्ड जो है, उसको बताना चाहिए कि भाई उसको क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि पिछली बार भी जब पेपर को लेकर के आवाज़ उठी थी, जब 60,244 वैकेंसी आई थी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी टेलीग्राम के ऊपर में क्वेश्चन सर्कुलेट होने शुरू हो गए थे। और शुरू में तो आयोग मान ही नहीं रही थी, बट बाद में फिर हम लोगों ने सबने जाकर के लखनऊ की इको गार्डन में प्रोटेस्ट किया था, और उस समय फिर उसके बाद में आया था भर्ती बोर्ड का कि हम ये पेपर कैंसिल कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो आयोग के हाथ में ही है। पेपर को रद्द करना या स्कोर कार्ड जारी करना है, सब कुछ करना, तो इसका जवाब आयोग ही देगी। मुझे लगता है कि आपको एक उनका इंटरव्यू करना चाहिए भर्ती बोर्ड का, उनसे पूछना चाहिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और करने जाइएगा तो हमारे बिहार के भी कुछ भर्ती बोर्ड के लोगों से आप ज़रूर मिलिए, उनसे भी सवाल करिए कि उनको कितना आनंद आता है कि उनके भवन के आगे जो है जाकर के अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे मिलते हैं, और हर बार वो गोली दे करके छोड़ देते हैं। ये भी सवाल ज़रूर वहाँ के, अगर आप तो इतना घूमते हैं तो एक थोड़ा सा वहाँ के जो मंत्री हैं उनसे ये भी सवाल करिएगा कि बिहार एसएससी को यहाँ पर जो है 10 साल की योजना ये लोग क्यों बनाती हैं। देखिए, जब एक टीचर के तौर पे इस तरीके से बात करते हैं मुस्कुरा करके भी, तो बहुत सारा दर्द भी रहता है, और वो लगता है कि इस सिस्टम के आगे एक हताशा है, एक निराशा है कि उससे लड़े तो लड़े कैसे, उससे जीते तो जीते कैसे, और पेपर जो है वो पारदर्शी हो कैसे, जो भर्तियां हो रही हैं वो सही से हो कैसे। और भर्ती तो छोड़ दीजिए, जब नीट का पेपर लीक हो जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का, तो राज्यों को क्या कहा जाए, तो कोई उदाहरण ही नहीं समझ में आता। आप गुजरात में बीते सालों में बहुत सारे पेपर लीक हुए, तो जिसके लिए गुजरात मॉडल बताया गया वो मॉडल भी पेपर में फेल है। तमाम जगहों पे जो पेपर हो रहे हैं वो फेल है, लीक हो रहे हैं। तो अब बच्चे पढ़ें, परीक्षा की तैयारी करें, कोर्ट में वकील करें, टीचर को फीस दें कि वो सड़कों पे लाठी खाने के लिए हल्दी प्याज मलें, करें क्या? बच्चों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? और फिर जब टीचर बोलते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाए तो वो क्या करें? कोचिंग चलती है उनकी, उनके ऊपर आप रेड कर दो, उनके ऊपर कुछ कर दो, परेशान करो, सब चुप हो जाए, सब बोले नहीं, सब जय जयकार करते रहें, देश चलता रहेगा। और
समस्या यही है कि ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता। लोगों को लगता है कि यार ये क्या फालतू बातें हो रही है। अब जैसे 22 लाख बच्चे हैं और उनका जो परिवार है वो प्रभावित है, बाकी को तो लगेगा कि यार ये क्या, ये लोग जो है न्यूज़ वाले सबको दिखा रहे हैं, इस सब पे बात कर रहे हैं, इनको बुला लिए, बाकी टीचर बुला लिए, इतने बड़े बड़े टीचर बुला करके ज़बरदस्ती का प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर नहीं बना रहे हैं, हम इनकी बात सुन रहे हैं और इनके मुद्दों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एक टीचर यहाँ जब बैठे हैं तो ये हज़ारों लाखों छात्रों की आवाज़ बनकर बैठे हैं। इस पूरे छोटा से न्यूज़ रूम में हज़ारों लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक टीचर आएगा तो अपनी बात जितनी मुखरता से, जितने शालीनता से रखता है और उससे ज़्यादा कोई होता नहीं है। लेकिन ये लोग भी इतना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, तो देश की सरकार को, देश के तमाम सिस्टम को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, इनको बैठ करके मंथन करना चाहिए कि ये एक तरीके से युद्ध स्तर की चीज़ है। जब देश का पाकिस्तान से युद्ध होता है तो जिस तरीके से सेना लड़ती है, जिस तरीके से सरकार रिएक्ट करती है, उस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए इन सब मसलों में, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत यंग बच्चे होते हैं और अगर वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर वो गलत कामों में ये लगेगा। भी तो देखिए ना कि जो गलत तरीके से पैसे दे करके या पेपर लीक करवा करके सिस्टम में जा रहे हैं और जब वो डॉक्टर बनेंगे तो किस लेवल के वो डॉक्टर बनेंगे, किस लेवल के वो डॉक्टर बनेंगे, किस तरीके का वो इलाज करेंगे। कभी इन्हीं नेता मंत्री में से अगर कोई उनसे इलाज कराने चला गया तो जहां बचने की संभावना होगी, इनका तो रेडियो बदल के अल्लाह लगा देनी चाहिए, अल्लाह बदल के वहां रेडियो फीमर सब बदल देना चाहिए। हाँ, तो वो आप समझो ना किस लेवल का वो इलाज होगा। तो आप है ना सिर्फ एक ये नहीं देखो कि चंद पैसों के लिए वहां पर कुछ गलत लोगों को सिस्टम में भेजा गया, बल्कि भेजने के बाद में उनका काम क्या है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन अगर ऐसे डॉक्टर चले गए जिनको पता ही नहीं कि कौन से नस में इंजेक्शन देना है तो वो तो जीते जी व्यक्ति को मार डालेंगे। और इनकी हम रिक्रूटमेंट कहाँ कराएंगे? सरकारी अस्पतालों में। तो कल के दिन ऐसे लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पर उस अस्पताल का भी नाम खराब होगा। तो फिर तो लोगों का हर तरीके से हर जगह पर विश्वास उठेगा ना। और ये सोचने समझने वाली बात है कि ये जो चीज़ है छोटी है लेकिन असर कितना गहरा है। कितनी ज़रूरी बात कही आदित्य सर ने। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन सर लास्ट में चलते चलते मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ, शिक्षक भी आपस में एक नहीं रहते, उनके भी बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। तो कहीं नहीं आपको लगता है कि उससे स्टूडेंट की आवाज़ जो है वो बिखरती है? सर हर एग्ज़ाम के शिक्षकों में आपस में मतभेद नहीं है, कहीं कहीं जगहों पर होता है। और बीच में जैसा हमें लगता है ना कि हमारे बीच में मतभेद हो रहा है, कई बार होता नहीं है, करा दिया जाता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कर दिए जाते हैं कि वो यूनिटी को तोड़ो। 2017 में पूरी तरीके से अलग अलग पार्टियों के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि उनको चढ़ा देना, इनको चढ़ा देना, कि ये जो गुट है ये एक रहेगा, फूट डालो राज करो। हाँ, फूट डालो राज करो। लेकिन वहाँ पर ये संभव नहीं हो पाया था। लेकिन अब बहुत ईजिली कोई भी मतलब इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं अपने आप को भी उसमें रख सकता हूँ, शामिल कर सकता हूँ, कोई भी होता है, हम बहुत ईजिली मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी इच्छा शक्ति मजबूत रहे, थोड़ी यूनिटी मजबूत रहे तो शायद वो टूटना नामुमकिन। मैं एसएससी के दौरान देखा, तब तो हम चैनल बना ही रहे थे, आप में और अभिनय सर में विवाद हुआ और मुझे देख के इतना अफसोस हो रहा था कि जो आप छात्रों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हो और आप लोग आपस में लड़ गए। सर यकीन मानिए अफसोस मुझे आज तक उस चीज़ का है वहाँ पर कि मैं सर से ये बात कहता भी हूँ कि जो बातें आपने जाकर के यूट्यूब पर कही, अगर वो बात आपने सामने से फ़ोन पर किया होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि उस चीज़ ने एक तूल पकड़ दिया लोगों को मौका देने का, लोगों को कहने का। और अगले दिन ही डीओपीटी मिनिस्टर ने ये कह दिया कि जी ये शिक्षकों की आपसे रायतें हैं, हमारी तरफ से कोई पर नहीं है। तो जिस चीज़ का हम सबको डर था वही हुआ। मतलब मुझे लगता है आज के समय में आग्रह भी करूँगा आपके माध्यम से कि कोई भी शिक्षक है, कोई भी है, किसी भी आंदोलन में जा रहा है, चलिए आप लोग बीपीएससी का आंदोलन करिए, किसी भी एग्जाम का आंदोलन करिए, कृपया करके अगर आपसी मतभेद हैं तो उसको ऑन कैमरा ना करके ऑफ कैमरा सुलझा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब वो चीज़ें ऑन कैमरा आती हैं ना तो बाकी लोगों को एक मौका मिल जाता है उसके ऊपर में आवाज़ उठाने का। मैं आपको सर एक इंसिडेंट बताता हूँ लास्ट में चलते चलते, आपके बिहार का इंसिडेंट है। एक हमारी दोस्त है आईपीएस, उन्होंने इंटरव्यू में बताया मुझे, एक 18 साल का लड़का रहता है, उसको नशा वशा करता है, तो वो जाता है पैसे मांगता है, किसी से नहीं देता है तो उसको गोली मार देता है। फिर 2-4 किलोमीटर दूर जाता है, फिर एक आदमी को गोली मार देता है पैसे के लिए। फिर 5-6 किलोमीटर में, मतलब आधे घंटे के अंदर वो 3 लोगों को गोली मार देता है पैसे के लिए। अगर वो लड़का पढ़ रहा होता, अगर वो किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा था तो क्या वो ये काम करता? नहीं करता। तो मैं बार बार सभी अध्यापकों से ये कहता हूँ कि आपकी लड़ाई आपस में है ही नहीं, आपकी लड़ाई तो ड्रग माफिया से है, आपकी लड़ाई तो हथियार माफिया से, जो छोटे बच्चों को इस दिशा में ले जाते हैं। आप तो सही दिशा में ले जाते हो सर। लेकिन इसका मैं आपको एक विपरीत परिस्थिति भी बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है जो आपने कहा वही हो। कल एक स्टेटमेंट आई एक लड़की की और यहाँ पर उसने ये साफ खुलेआम पर ये बात कहा, वही बीपीएससी टीआरई 4 की बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जब पुलिस ने उसके ऊपर में लाठी बरसाई कि अब मैं अपराधी बनूंगी।
शांत रह करके, बढ़िया से पढ़ाई करके, सरकार के आगे अपनी बातें शांतिपूर्ण रखने से मुझे क्या मिला? तो लाठियां लड़की मिली। जो कह रही थी कट्टा ले लूंगी बिल्कुल, हाथ अब मैं कट्टा ले में, लूंगी तो वहाँ पे। वही तो सिस्टम से प्रताड़ित हुई मैं ना वही वो। कह रहा हूँ ना कि पढ़ाना इलाज नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ सिस्टम को भी अपने आप को क्लियर रखना पड़ेगा, वो भी एक सॉल्यूशन होगा। सर हम तो 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भर्तियां 10,000 हैं, 90,000 सेलेक्ट नहीं हुए, हम लोग अपने आप से उनको मोटिवेट कर देंगे, लेकिन जो सिस्टम जो वहाँ पर है वो भी तो इस बात की आश्वासित करे ना कि कोई बात नहीं, हम अगली जो भर्ती लाएंगे वो और क्लियर होगा और बेस्ट होगा, तो शायद ये लोग कोई और रास्ता ना अपनाएं और तैयारी में लगा। भर्ती तो क्या एक हम आप जानते हैं कि सरकारी व्यवस्था, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा उसके गलत रास्ते पे जाने और ना पढ़े उनकी लिखे संभावना कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और ये कई सारे स्टेप्स पर डिपेंड करता है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत बेहतर हो, सेकेंडरी एजुकेशन भी बहुत बेहतर हो, साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत बेहतर हो। जरूरी नहीं है कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा वो सही बन जाएगा, नहीं करेगा नहीं बनेगा। आपको अपने हायर सेकेंडरी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सरकारी विद्यालयों के जो स्तर है वो भी बेहतर बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो जाकर के होंगी चीजें। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है बहुत और जरूरी। हर और स्तर पे। ऐसे बयान जो शिक्षा मंत्री देते हैं, कम से कम ऐसे बयान तो ना ही दें तो वो बेहतर और है। आज जो शिक्षा मंत्री का वीडियो देखा वो आपने कि उन्होंने दुख होता है ऐसे व्यक्ति को हमने अपना प्रतिनिधि चुना है जो हमारी ही आवाज की दमन करता है और जो सही को पूर्ण रूप से गलत बताता है। मतलब मंत्री ऐसा होना चाहिए जो प्रोत्साहित करे, अपने दिए नारे को और मजबूत करे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम इसको और मजबूती लेकर के आते हैं। ये कहाँ की बात हो गई कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो कौन बोला तुमको सड़क पे आने को, घर में बैठो, मोदी जी कहते हैं बेटियों को बाहर निकलने की, मतलब ऐसी बेतुकी सी बात। और जो आज एनटीए पे ये नीट वाले पे शिक्षा मंत्री बिना जवाब दिए चले गए, वो देखा आपने? ये तो जवाब है ही नहीं ना, क्या जवाब है उनके पास में? जवाब क्या है आप ये बताओ। जबकि यही वो व्यक्ति हैं जब यहाँ पर वन नेशन और वन एग्जाम की बात कर रहे थे कि अलग अलग स्टेट अपना अपना मेडिकल का पेपर कराती है और AIPMT से यहाँ पर कुछ इम्पैनल्ड है, तो हम सबको खत्म करके एक लाएंगे, बड़ा पावरफुल बनाएंगे। आप ये देखो ना, अभी NTE को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो दावे बड़े मजबूत हैं, जब यहाँ पर कोई चीज़ें गलत होती हैं तो वो उसको डिलीट करते हैं, उसके बाद में उससे स्केप करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। फेस करने की ताकत रखो, आप कैमरे में आकर के बात करने की ताकत रखो। तो मुझे लगता है कि मैं या कोई भी व्यक्ति, हमें आने की जरूरत ही नहीं है। हमारा काम पढ़ाना है, हम वो बेहतर करना जानते हैं, वो बेहतर करेंगे। ऑन दैट नोट सर की बात का अगर लबोलुआब निकालूं तो ये जो बातें की जाती हैं आसमान में धान बोने की, ये बातें ना करके अगर ज़मीन पे काम किया जाए तो इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो 22 लाख से ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, वो शायद मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें वो प्रताड़ना ना झेलनी पड़े। आगे कोई एग्ज़ाम में लीक ना हो, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका सिस्टम से भरोसा ना उठे। आदित्य रंजन सर ने बड़ी मुखरता से अपनी बात बड़ी शालीनता से रखी। आपको इस पूरी बातचीत पे क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे जो भी एजुकेटर हैं जो बच्चों के हित की बात करते हैं उनको आपके सामने कैमरे पर लाते रहें। देखती रहे न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी असद और सुधांशु केसरवानी है। शुक्रिया, धन्यवाद।